डियर स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। ठीक है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो हम देखने वाले हैं। एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास, इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यम ओ आई भी लिखा हुआ कहीं पे आपको दिखेगा शॉर्ट में। ठीक है, तो यम ओ आई इसका मतलब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ठीक है, बाद में हम टॉपिक की ओर जाएंगे। अब देखिए, लीनियर अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, ठीक है, हमने हर तरह के मोशन देखे। 8 to 10 तक हमने लीनियर मोशन देखा। ठीक है, लीनियर मोशन जब हम देखते थे, लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक जगह पर है, एक जगह से वो दूसरी जगह पर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, लीनियर मोशन, एक जगह से दूसरे जगह पर स्ट्रेट लाइन में वो जा रहा है। ठीक है, अगर वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ से निकल कर वो यहाँ पर पहुँच गया है, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट उसने किया। तो डिस्प्लेसमेंट हम किससे डिनोट करते थे, यस से, और उसे कहते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। भले ही हम लीनियर वर्ड यूज़ नहीं करते थे अभी तक 8 to 10 तक, लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही परफॉर्म करते थे, और उसके लिए यस सिंबल हमने बार बार यूज़ किया है। उसके बाद में अगर हम स्ट्रेट लाइन में कहीं पर जा रहे हैं तो हमें प्रॉपर डायरेक्शन से हम जा रहे हैं, यानी हमें वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी थी उसे लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। अगर हम स्ट्रेट लाइन में कहीं जा रहे हैं, प्रॉपर डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो वो जो वेलोसिटी है उसे लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, और उसके लिए सिंबल है स्मॉल वी, जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम, अब ये हो गया दो टर्म लीनियर मोशन से रिलेटेड। अगर एक जगह से आप दूसरे जगह पर प्रॉपर वेलोसिटी से जा रहे हो तो वेलोसिटी कम ज़्यादा भी होगी ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी से आप जा रहे हो, ऑब्वियसली वेलोसिटी कम ज़्यादा होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म करता है, और ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन में कहीं जा रहा है तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म करेगा, तो उसे लीनियर एक्सीलरेशन कहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर एंगुलर गलत आ गया, यहाँ पर चाहिए था लीनियर बॉर्डर। ठीक है, तो इतना करेक्शन आप कर लीजिए। और उसके लिए सिंबल यूज़ करते थे हम स्मॉल ए, बार बार यूज़ किया है हमने। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर स्ट्रेट लाइन में अगर वो जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा उसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। वेलोसिटी परफॉर्म करेगा उसे लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, और एक्सेलरेशन परफॉर्म करेगा उसे लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया लीनियर मोशन से रिलेटेड। अब देखिए, अब आ जाते हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन भी बहुत बार देखा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर आ रहा है वो, लेकिन सर्कुलर पाथ कवर करते हुए आ रहा है। तो अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ सेंटर है, अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इस वक्त वो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहा है ना। अगर वो यहाँ पर था तो वो यहाँ से घूम कर क्या आया, यहाँ पर आया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो परफॉर्म किया, यहाँ पर था, यहाँ से घूमकर यहाँ पर आया, यानी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है। लेकिन सर्कुलर मोशन में उस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसा देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आया, तो फिर देखिए उसने इतना एंगल कवर कर लिया, यहाँ पर एक एंगल तैयार हुआ, इसे कहते हैं हम थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसने इतना एंगल यहाँ पे तैयार किया है। ठीक है, अगर और सामने आया तो फिर उसने इतना एंगल तैयार किया है, तो ये हो गया उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक आया। तो ये है सर्कुलर मोशन के बारे में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते थे हम लीनियर मोशन में, यहाँ पर कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, यहाँ पर भी उसी वेलोसिटी होंगी, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, सिर्फ सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इस वक्त उस वेलोसिटी को कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहेंगे, एंगुलर। अब लीनियर नहीं कहेंगे क्योंकि मोशन सर्कुलर है, तो उस वेलोसिटी को, अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उससे जो वेलोसिटी है उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, सिंबल है ओमेगा। ठीक है, और अब वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कम ज़्यादा होगी अगर सर्कुलर मोशन में भी घूम रहा है तो। ठीक है,
और यहाँ पर वेलोसिटी अगर कम ज़्यादा होती है तो उससे तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं ना। लेकिन ये सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी मोशन चेंज हुआ। पहले लीनियर था, अब सर्कुलर मोशन हुआ, तो सर्कुलर मोशन के वक्त जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सर्कुलर मोशन के वक्त जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को होती है उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और सर्कुलर मोशन के वक्त ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन परफॉर्म करता है उसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। सिंबल यूज़ करते हैं अल्फा। ठीक है, आगे ख्याल में इतने टर्म ये बार बार आने वाले हैं आपको, इसलिए मैं आपको ये बेसिक समझ लीजिए, बेसिक है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब देखिए सिमिलर, नीचे क्या लिखा है, सिमिलर इन अ रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर खुद के अराउंड घूम रहा है, खुद के अराउंड, तो उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। जैसा अर्थ देखिए खुद के अराउंड घूमती है तो उसे रोटेशनल मोशन कहेंगे। आप भी खुद के अराउंड घूमते हो, जैसा एक भंवरा होता है, भंवरा भी खुद के अराउंड घूमता है। ठीक है, तो उसे हो गया रोटेशनल मोशन कहेंगे। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि इट इज़ अ क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी यानी जिसे मेजर किया जाता है उसे क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, मास, वेट, फोर्स, बहुत सारी क्वांटिटी है। जिसे मेजर किया जाता है उसे ही क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पर कहा, क्या कहा इसने, इट इज़ अ क्वांटिटी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक क्वांटिटी है। फिर क्या मेजर करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वांटिटी का यूज़ करके, तो इट इज़ अ क्वांटिटी विच मेजर द रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया हम मेजर करते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट बहुत देर से किसी पोजीशन में है तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये उसका नेचुरल गुण है, ये उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसे ही इनर्शिया कहते हैं। और जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उतना वो इनर्शिया ज़्यादा दिखाएगा, यानी उतना वो अपोज करेगा, वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो अपोज करेगा। ठीक है, आपकी बॉडी देख लीजिए, आप 2-4 घंटे से एक चेयर पर बैठे हो और आपको सडनली कहा जाए उठो, तो आपकी बॉडी नहीं उठेगी। आप 2-4 घंटों से एक चेयर पर बैठे हो और आपको कहा जाए उठिए, तो आप एकदम से उठोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी उठना नहीं चाहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में थी, तो आपकी बॉडी को रेस्ट पोजीशन में ही रहना है। इसे ही इनर्शिया कहते हैं। यानी बॉडी, कोई भी बॉडी, आपकी नहीं, कोई भी बॉडी बहुत देर से एक पोजीशन में है तो वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती, वो आपको अपोज करती है, वो आपको रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट यानी अपोज करना। ठीक है, और इसे ही इनर्शिया कहते हैं। और जितना ज़्यादा आपके बॉडी का मास, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी तकलीफ देगी उठने के लिए, यानी मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा। ठीक है, ये कब हो गया, ये चीज़ हो गई लीनियर मोशन के बारे में, ये चीज़ हो गई सर्कुलर मोशन के बारे में। लेकिन जब ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, खुद के अराउंड घूम रहा है, तो भी तो ऑब्जेक्ट अपोज करता है खुद को घूमने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर खुद के बहुत देर से, अगर ऑब्जेक्ट खुद के अराउंड घूम रहा है और आप उसे कह रहे हो सडनली रुक जा, तो वो रुक जाएगा क्या? नहीं, वो थोड़ा थोड़ा होके रुकेगा, यानी वो भी अपोज कर रहा है, वो भी इनर्शिया दिखा रहा है। यानी रोटेशनल मोशन होते वक्त भी ऑब्जेक्ट इनर्शिया दिखाता है, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है, ऑब्जेक्ट अपोज करता है। यानी ऑब्जेक्ट को एकदम से उसकी पोजीशन चेंज नहीं करना है, आप करवा रहे हो लेकिन उसे एकदम से पोजीशन चेंज नहीं करना है। तो रोटेशनल मोशन में भी ऑब्जेक्ट खुद की पोजीशन चेंज करने के लिए अपोज करता है, उसे नहीं करना है। ठीक है, यानी वो इनर्शिया दिखा रहा है। और रोटेशनल मोशन में जब ऑब्जेक्ट इनर्शिया दिखाता है तो कितना इनर्शिया वो दिखा रहा है फिर, ठीक है, कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए क्वांटिटी आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते वक्त कितना इनर्शिया ऑब्जेक्ट दिखा रहा है उसे मेजर करना, यानी ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ही हो क्या हुआ कि मेजरमेंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, ऑब्जेक्ट कितना रोटेशनल इनर्शिया दिखा रहा है रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते वक्त। ऑब्जेक्ट जितना भी इनर्शिया परफॉर्म कर रहा है उसे ही कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला टॉपिक आ जाता है, ये जो था अभी तक मैंने बताया, ये थोड़ा बेसिक और इंट्रोडक्शन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसी में हमारा एक टॉपिक है, इसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें निकाल कर दिखाना है, यानी फॉर्मूला हमें निकाल कर दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दी है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये डायग्राम में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और ये ऑब्जेक्ट खुद के अराउंड घूम रहा है। तो एक इमेजिनरी एक्सिस हम ऐसा ड्रॉ कर लेंगे और ये ऑब्जेक्ट ऐसा खुद के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, ऐसा खुद के अराउंड वो घूम रहा है।
ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। और ये ऑब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल से भरा हुआ है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये अगर वुड से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, पेपर से बना हुआ है, तो इसमें उसके मटेरियल हो गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर कि ये पूरा ऑब्जेक्ट का एक पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। जैसे उसका मास है m1, देखिए यहाँ पर m1 लिया, और सेंटर से हम उसका डिस्टेंस ले लेते हैं, वो हो गया r1। एक और पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर, इसका मास हो गया m2, ठीक है, और इसका सेंटर से डिस्टेंस हो गया r2। देखिए यहाँ पर ऐसे तो कितने पार्टिकल हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल हो गए ना। तो हम क्या कर लेते हैं, तीसरा एक और ले लेते हैं mn, यानी अनलिमिटेड पार्टिकल है अब इसमें mn, जो हमने यहाँ पर लिया। फिर उसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, rn। ऐसे बहुत ज़्यादा पार्टिकल है, हमने दो पार्टिकल कंसिडर किए, एक का मास m1, उसका सेंटर से डिस्टेंस r1, दूसरा पार्टिकल उसका मास m2, उसका सेंटर से डिस्टेंस r2। और ऐसे कितने अनलिमिटेड पार्टिकल हो गए, इसलिए हमने एक लास्ट ले लिया mn, उसका सेंटर से डिस्टेंस rn, और ये पार्टिकल रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म कर निकालनी है, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमें निकाल कर दिखाना है। आगे समझ में हमें क्या निकालना है, आगे बढ़ते हैं। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले किसे कहते हैं वो देख लीजिए, पहले ही स्टेटमेंट आपको दिया है। यानी हम क्या निकालने वाले कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द सम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, सम है, किसका सम है, सम ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी क्या है, इज द सम ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी जितने भी इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल है, जैसा हमने यहाँ पर 3 लिए, m1 एक लिया पार्टिकल, दूसरा एक पार्टिकल लिया m2, और ऐसे अनलिमिटेड होंगे इसलिए हमने m1 लिया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो सम है किसकी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी ये जो पहला पार्टिकल है जिसका मास m1 है, इसकी लीनियर एनर्जी, ये जो दूसरा पार्टिकल है m2, इसकी लीनियर एनर्जी यानी ट्रांसलेशनल एनर्जी, ऐसे जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी लीनियर एनर्जी यानी सबकी ट्रांसलेशनल एनर्जी, उसकी सम, जैसा पहला पार्टिकल इसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी, दूसरा पार्टिकल इसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी, ऐसे कितने पार्टिकल हो गए, ऐसे n पार्टिकल हो गए, इन सब की ट्रांसलेशनल एनर्जी यानी सबकी इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल एनर्जी यानी सबकी लीनियर एनर्जी, पार्टिकल 1 की लीनियर एनर्जी, पार्टिकल 2 की लीनियर एनर्जी, पार्टिकल 3 की एनर्जी, इसकी सबकी सम करेंगे तब मिलेगा हमें इस ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। है ख्याल में, यानी एक ऑब्जेक्ट में जितने भी पार्टिकल होंगे सभी पार्टिकल की लीनियर एनर्जी आपको निकालनी है। लीनियर एनर्जी यानी ही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जितने भी पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट में सबकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, उसकी सम करनी है, टोटल करनी है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बताया, फिगर शोज द रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये ऑब्जेक्ट रिजिड ऑब्जेक्ट है, रिजिड यानी भरा हुआ ऑब्जेक्ट है, जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, जिसका स्पीड कांस्टेंट है। अब अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर उसे एंगुलर स्पीड कहा जाएगा, और उसका जो सिंबल होगा उसका सिंबल है ओमेगा। तो एक ऑब्जेक्ट है, एंगुलर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर स्पीड है उसे कुछ ना कुछ, अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो स्पीड नहीं कहना, एंगुलर स्पीड कहना, और सिंबल है ओमेगा। अब देखिए अगर वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो पार्टिकल से भरा हुआ है, तो हमने नीचे क्या लिया, m1 m2 एंड सो वन mn आर द मासेस ऑफ पार्टिकल, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल से भरा हुआ है तो उसमें बहुत सारे मास, हर पार्टिकल का मास होगा, तो पहले पार्टिकल का मास m1, दूसरे का m2, ऐसे जितने भी हो गए mn। हर पार्टिकल का सेंटर से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो नीचे लिखा r1 r2 एंड सो ऑन rn आर द रेडियस ऑफ द मासेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से हर पार्टिकल का डिस्टेंस, पहले पार्टिकल का डिस्टेंस r1, दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस r2,
तीसरा होगा तो R3, ऐसे जितने भी होंगे Rm, ठीक है। और V1, V2 एंड Vn आर द लीनियर स्पीड, ठीक है। हर पार्टिकल का लीनियर स्पीड भी होगा ना, मुझे बताइए। हर ऑब्जेक्ट घूम रहा है रोटेशनल मोशन में, उसके साथ उसके पार्टिकल भी तो घूम रहे हैं ना, ठीक है। तो ये पार्टिकल घूम रहा है तो इसका ये लीनियर स्पीड है, ये पार्टिकल ऐसा घूम रहा है इसका ये लीनियर स्पीड है, ये पार्टिकल ऐसा घूम रहा है इसका हर पार्टिकल का एक लीनियर स्पीड है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के साथ घूम रहा है। अब देखिए नीचे क्या है, क्या नीचे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर द फर्स्ट पार्टिकल। पहला जो पार्टिकल है जिसका मास m1 है डायग्राम में, हम उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, यानी ट्रांसलेशनल यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो पहला जो पार्टिकल है यहाँ पर जिसका मास m1 है, पहला जो पार्टिकल है जिसका मास m1 है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस r1 है, ठीक है, और जिसकी लीनियर वेलोसिटी v1 है, पहला पार्टिकल, ठीक है, उसकी हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। इसलिए हमने लिखा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। ऐसे ही हम सेकंड के निकालेंगे, थर्ड के निकालेंगे, फोर्थ के निकालेंगे, और सबकी टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो पहले एक की तो निकालनी होगी ना, एक आ गया समझ में तो बाकी भी आ गया समझ में। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने 9th क्लास में सीखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 9th क्लास में हमने पढ़ लिया था, हाफ mv²। तो ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हमने, काइनेटिक एनर्जी ke1, यानी फर्स्ट पार्टिकल के निकाल रहे हैं इसलिए kv1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ m1 v1²। अब m1 क्यों लिया कि पहला पार्टिकल है उसका मास m1, v1 क्यों लिया, v1 यानी पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1, ठीक है। अब देखिए v1² के बजाय मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, r1² ओमेगा²। अब ये कैसा क्या आ गया, r1 ओमेगा²। तो देखिए इधर एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है v = r ओमेगा, बस वहाँ से v हटा दिया, उसकी जगह r ओमेगा लिख दिया। वहाँ v1² था तो हमने यहाँ पे r1 कर दिया, ओमेगा²। समझ में आ गया होगा आपके। ये निकाल लिए हमने, देखिए फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताइए फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पर निकाल ली, यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली फर्स्ट पार्टिकल। अब दूसरी की भी ऐसी होगी, हाफ m2 r2² ओमेगा²। थर्ड पार्टिकल की क्या होगी, हाफ m3 r3² ओमेगा²। फोर्थ पार्टिकल की क्या होगी, हाफ m4 r4² ओमेगा²। आया ख्याल में, इसलिए नीचे लिखा है सिमिलरली फॉर ऑल अदर पार्टिकल। ऐसे ही हर पार्टिकल की ट्रांसलेशनल यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे। वी नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। एक की अगर निकल गई तो फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथे की निकालेंगे, सब की सम करेंगे, सब इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की सम करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बस नीचे वही किया है, देखिए नीचे वही किया है। फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी, सिमिलरली दूसरे की, एंड सो ऑन, जितने भी n पार्टिकल होंगे तो उसकी, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा। फिर हमने कॉमन निकाल लिया, सब में हाफ ओमेगा² सब में कॉमन है, ठीक है, तो निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या आ गया, ये आ गया। अब इसका मतलब हुआ, ये सब चीज़ का मतलब हुआ I, इसलिए नीचे लिखा हाफ I ओमेगा²। ये सब सम यानी क्या हो गई, I हो गई, ठीक है। अब हमें मिल गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन जो हम निकालने वाले थे इस डेरिवेशन में, ठीक है। KERNA रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ I ओमेगा²। I यानी ये जो ब्रैकेट यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हो गया I, सॉरी ये ही है I, ठीक है। अब सोचेंगे आप, सर इसने आए आपने कैसा क्या कह दिया इसे, तो ठीक है मैं समझा के बताता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, ये एक्सप्रेशन हमें मिल चुका, यही हमें निकालना था, ठीक है।
अब आई कैसे आया, देखिए वेयर, अब आई के बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ पे आई क्यों है। आई यानी हमने क्या कहा था कि सब पार्टिकल की जो सम है, यहाँ पर देखिए ये है आई, ठीक है। अब इसे हम दूसरे तरह से लिखेंगे, समेशन आई इक्वल टू 1 to n m1 r1 स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे आई के बारे में बताया, आई इज डिफाइंड टू बी द रोटेशनल इनर्शिया। यहाँ पर आई को ही क्या कहेंगे हम, रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है। क्योंकि मास आई को ही यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी आई की जितने भी वैल्यू आएंगी उतना उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उतना वो ऑब्जेक्ट इनर्शिया दिखा रहा है रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते वक्त। आया ख्याल में, आई का मीनिंग, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल इनर्शिया, यानी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते वक्त। तो आई की वैल्यू यानी क्या हुआ, रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जितनी भी आई की वैल्यू उतना वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते वक्त इनर्शिया दिखा रहा है, ठीक है। अब नीचे नोट दिया है मैंने एक, जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम में आएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल मासेस एंड दस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मासेस अबाउट द गिवन एक्सिस। यानी जितना ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं और हर पार्टिकल का मास होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड हुआ, हर इंडिविजुअल मासेस पे, यानी हर पार्टिकल के 100 पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट में है तो 100 पार्टिकल के 100 मास होंगे, वहाँ पर हर पार्टिकल का मास होगा ना, तो उस पर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्चुअली इसमें हमें पढ़ना था